बच्चों, मैं भूपेंद्र कुमार आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ और बीपीएससी विद्यापीठ में आप सभी का स्वागत करता हूँ। देखिए, अभी एक संघ लोक सेवा आयोग द्वारा परीक्षार्थियों के लिए बहुत ही अच्छा अवसर आया है और इसके द्वारा ईपीएफओ के एग्ज़ाम की घोषणा की गई है 2023 में, जो बड़ा ही स्तरीय परीक्षा होता है। और इस स्तरीय परीक्षा में जीएस की तैयारी कैसे करें, आज हम लोग इसकी चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले ध्यान में रखें कि यह जो परीक्षा होगी इसमें प्रश्नों की संख्या 120 होगी, 120 नंबर के क्वेश्चंस होंगे और टोटल मार्क्स या फुल मार्क्स 300 का होगा। यानी क्वेश्चन की संख्या 120 होगी और फुल मार्क्स 300 होंगे। समय 2 घंटे का मिलेगा और एमसीक्यू, रिटन एग्जाम में एमसीक्यू यानी मल्टीपल ऑप्शंस वाले क्वेश्चंस रहेंगे। और चूँकि ये यूपीएससी द्वारा लिया जाएगा तो आप समझ सकते हैं कि इसके प्रश्न बड़े स्तरीय होते हैं। और अगर आपने सही ढंग से पढ़ाई किया है तो आप हर चीज़ को बढ़िया से सॉल्व करके आ सकते हैं। और संयोग से ईपीएफओ का जो सिलेबस होता है वो बड़ा ही एलाबोरेटेड होता है और जो टॉपिक वो दे दिया उसी में से प्रश्न को वो पूछता है। और इसमें इंग्लिश, रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी और जीएस से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और इनमें जीएस की भूमिका बड़ी प्रमुख होती है। लगभग 45 से लेकर 50 तक प्रश्न जीएस में रहता है। और अगर एक और सेक्शन को शामिल कर दिया जाए और यह सेक्शन है औद्योगिक संबंध, इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर एक्ट, श्रम कानून, तो आप मान के चलें कि 55 से 60 तक का जो प्रश्न है वो इसी से आपके बनेंगे। तो लगभग 120 में 55 से 60 तक प्रश्न अगर इसमें से रहेंगे तो आप समझ सकते हैं कि इसकी भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण होगी। चयन में, सिलेक्शन में ये वाइटल रोल प्ले करेगा। तो सिलेबस तो यूपीएससी दे देता है, लेकिन उसमें बच्चे ये नहीं समझ पाते कि उसमें कहाँ तक और किस चीज़ को पढ़ना है। तो हम लोग ईपीएफओ के एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑफिसर के सिलेबस में जो जीएस पूछे जाएंगे उनकी हम लोग चर्चा करेंगे। और ध्यान रखें कि इनमें सबसे अधिक संख्या प्रश्नों की मॉडर्न इंडिया से होती है और फ्रीडम स्ट्रगल यानी राष्ट्रीय आंदोलन से होता है। और इसमें राष्ट्रीय आंदोलन में ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक रखे गए हैं, हालांकि कुछ पहले के टॉपिक को भी रखे गए हैं, लेकिन मुख्य रूप से इसमें या ऐसा कहें कि हिस्ट्री में सभी प्रश्न मॉडर्न इंडिया से ही रहेंगे। अब देखिए, इसमें भारत में ब्रिटिश विस्तार, तो निश्चित रूप से ब्रिटिश विस्तार की बात करें, ब्रिटिश एक्सपेंशन की बात करें तो ये मॉडर्न इंडिया से ही रिलेट करेगा। और आप सभी जानते हैं कि 1757 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत को गुलाम बना लिया प्लासी युद्ध के द्वारा। और इसके बाद लगातार भारत को जीतते रहे, भारत में अपना विस्तार करते रहे। तो विस्तार के क्रम में जो जो घटनाएं घटी हैं, जिन जिन क्षेत्रों को जीता गया है, जो युद्ध हुए हैं, जो इनसे संबंधित संधियां हुई हैं, इन पर गौर से ध्यान करें, अच्छे से इसको ध्यान रखें और मुख्य मुख्य युद्ध और संधियों के बारे में जानकारी रखें। इसके बाद ब्रिटिश राज की प्रारंभिक संरचना, आप समझ सकते हैं कि आरंभ में जो ब्रिटिश शासन था भारत में, इसकी संरचना बहुत ही सरल थी। इसकी प्रशासनिक व्यवस्था, इसकी आर्थिक नीति, यह सब बहुत ही सरल थी। तो ब्रिटिश और आगे चल जैसे जैसे भारत के अधिक से अधिक क्षेत्रों को अंग्रेज़ों ने जीता, ब्रिटिशर्स ने जीता, तो इसके प्रशासनिक संरचना का विकास होते चला गया। तो ब्रिटिश पीरियड में जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर था और एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड जो इंस्टीट्यूशंस थे उनको ज़्यादा फोकस करना है। इसके बाद आप अगला टॉपिक देखें, ब्रिटिश उपनिवेश शासन के आर्थिक प्रभाव। और आप जानते हैं कि 200 वर्षों की गुलामी में अंग्रेज़ों ने भारत को आर्थिक रूप से जर्जर कर दिया। हालांकि ऐसा नहीं है कि ईस्ट इंडिया या अंग्रेज ने
केवल भारत को आर्थिक रूप से ही जर्जर किया, भारत की सामाजिक व्यवस्था को भी तार तार कर दिया, भारत की सांस्कृतिक व्यवस्था को भी विनाश के कगार पर पहुंचा दिया। लेकिन सबसे बुरा जो प्रभाव था भारत पर वह आर्थिक प्रभाव ही था और अर्थव्यवस्था को तो जर्जर बना दिया। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ब्रिटिशर्स ने भारतीय अर्थव्यवस्था का किस प्रकार दोहन किया और शोषण किया, इसकी सबसे अच्छी जानकारी हमारे भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के वृद्ध पुरुष यानी दादा भाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक में दिया है इसका विवरण, जिसका नाम है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो ब्रिटिश पीरियड में किस तरह से भारत का आर्थिक रूप से शोषण किया गया उसके बारे में प्रमुखता से प्रश्न पूछे जाएंगे। जैसा कि टॉपिक बता रहा है ब्रिटिश उपनिवेश शासन के आर्थिक प्रभाव। इसके बाद सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन। आप सभी जानते हैं कि अंग्रेज भारत पर को गुलाम बनाए हुए थे और भारत को हर दृष्टिकोण से आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक दृष्टिकोण से कमज़ोर बनाकर रखना चाहते थे ताकि भारतीय कभी भी औपनिवेशिक शासन का विरोध नहीं करें। लेकिन दूसरी तरफ भारत के जो नेता लोग थे, सामाजिक सुधार, सांस्कृतिक सुधार, राजनीतिक सुधार के लोग, राजनीतिक सुधार से संबंधित जो नेतागण थे वे अपनी तरफ से भारत के उत्थान का प्रयास कर रहे थे। राजनीतिक नेतागण बड़े बड़े आंदोलन का आयोजन कर रहे थे, बड़े बड़े सत्याग्रह का आयोजन कर रहे थे और सामाजिक और धार्मिक जो नेता थे वो समाज में सुधार के द्वारा भारतीय समाज को मजबूती और एकता प्रदान कर रहे थे। तो भारत में ब्रिटिश पीरियड में सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन चले जिनमें अग्रणी राजा राम मोहन राय थे। इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की। तो सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन में राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, हेनरी विवियन डिरोजियो, इन लोगों का जो योगदान है और इनके द्वारा जो स्थापित संस्थाएं हैं उनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। इनको भी प्रमुखता से देखें जैसा कि आपका टॉपिक बता रहा है। इसके बाद ब्रिटिश शासन के प्रति भारतीयों की प्रतिक्रिया। स्वाभाविक सी बात है कि अगर आप किसी को क्रश कीजिएगा तो आपके अगेंस्ट में तो रिएक्शन करेगा। तो जिस तरह से ब्रिटिश केवल भारत को जीत नहीं रहे थे, भारतीयों पर जगह जगह अत्याचार भी कर रहे थे, भारतीयों का भरपूर शोषण भी कर रहे थे। तो इनके शोषण के विरुद्ध भारतीयों द्वारा जो प्रतिक्रियाएं दी गई, भारत के समाज के विभिन्न समूहों और वर्गों द्वारा, जैसे कृषकों द्वारा, किसान द्वारा, श्रमिकों द्वारा, आदिवासियों द्वारा और राष्ट्रीय आंदोलन के नेताओं द्वारा जो प्रतिक्रियाएं व्यक्त की गई। देखिए ये सब बड़ा ही भेग टॉपिक है, देखने में बड़ा छोटा लगता है लेकिन एलैबोरेट करें तो इसका एरिया बड़ा हो जाता है। तो ब्रिटिश पीरियड में आदिवासियों द्वारा, किसानों द्वारा, मजदूरों द्वारा, राष्ट्रीय नेताओं द्वारा जो प्रतिक्रिया व्यक्त की गई औपनिवेशिक अत्याचार के विरुद्ध, उन घटनाओं को ठीक से ध्यान में रखना होगा। इसके बाद राष्ट्रवाद के जन्म के लिए अग्रणी कारक, ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। और संयोग देखिए कि इस सब का आधार एनसीईआरटी है। जिस बच्चा ने एक एक टॉपिक एनसीईआरटी से रिलेट करता है, तो अगर आप एनसीईआरटी को ठीक से पढ़ चुके हैं तो मैक्सिमम क्वेश्चंस आप सॉल्व करेंगे, और नहीं तो किसी वैसे गाइड को फॉलो करने का प्रयास करें। अगर कम समय है आपके पास, आपने नहीं पढ़ा है, तो अभी इतने कम समय में तो पूरा एनसीईआरटी को पढ़ नहीं सकते हैं। हालांकि आप मेहनत करें तो पढ़ सकते हैं, केवल मॉडर्न इंडिया तो पढ़ना है। और मॉडर्न इंडिया को अगर एक बार खूब बढ़िया से पढ़ जाएंगे तो वो लाइन बाय लाइन प्रश्न एनसीईआरटी के ही होते हैं, तो ये ज़्यादा बेहतर होगा। और नहीं तो किसी गाइड को फॉलो कर सकते हैं, हालांकि ये बहुत बेहतर नहीं होता है। हाँ, आप प्रैक्टिस करने के लिए प्रतियोगिता परीक्षा में जो पूछे गए प्रश्न हैं, खासकर ईपीएफओ के जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन है या एनडीए सीडीएस का जो एसएसटी लेवल का जो क्वेश्चन है उसको पढ़ें तो मैक्सिमम आपको उससे हेल्प मिलेगा। और बेहतर होगा एनसीईआरटी कम से कम मॉडर्न इंडिया तो जरूर पढ़ जाए।
तो बहुत सारे प्रश्न आप बना लेंगे। और राष्ट्रवाद, ये सब टॉपिक डायरेक्ट एनसीईआरटी में दिया हुआ है। राष्ट्रवाद के लिए, जन्म के लिए अग्रणी कारक, तो भारत में राष्ट्रवाद का जन्म जो होता है, माने राष्ट्र के प्रति लगाव की भावना तो भारतीयों में शुरू में थी नहीं। राष्ट्रवाद के जन्म की शुरुआत मानी जाती है 1885 ईस्वी से, जिस दिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है 1885 में। क्योंकि इससे पहले भारत में कोई ऐसी पार्टी नहीं थी, कोई ऐसा राजनीतिक दल नहीं था जो समस्त भारत को यूनाइट कर सके, और यह पहली पार्टी थी जिसने समस्त भारत को यूनाइट किया। और इसी 1885 से, इसकी स्थापना से ही भारत में राष्ट्रवाद के उदय का आरंभ होता है। यह भी प्रश्न आते हैं कि राष्ट्रवाद की शुरुआत कब से मानी जाती है, राष्ट्रवाद की नींव कब पड़ी। तो 1885 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से, और राष्ट्रवाद के उदय की नींव यहाँ से पड़ी। और राष्ट्रवाद के उदय के पीछे कई कारण थे। कभी अवसर हमको भी मिलेगा तो हम भी आपको इस सब से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स या कुछ क्वेश्चंस को आपको टाइम टू टाइम बताते रहेंगे। लेकिन अभी सिलेबस को बढ़िया से समझें, और खूब बढ़िया से अगर आप एनसीईआरटी के मॉडर्न इंडिया को पढ़ जाते हैं तो यहाँ तक मॉडर्न इंडिया का सेक्शन है, और मैक्सिमम क्वेश्चन्स आपसे बनेंगे। और मॉडर्न इंडिया से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जीएस में रहते हैं। और इसके बाद है औद्योगिकरण, आधुनिक राजनीति का उद्भव। तो आप जानते हैं कि आज़ादी के बाद भारत के राजनीतिक व्यवस्था में पर्याप्त परिवर्तन हुए हैं। कुछ नकारात्मक और कुछ सकारात्मक प्रवृत्तियां आई हैं। अब नकारात्मक प्रवृत्ति में आप देखिए कि सांप्रदायवाद बहुत बड़ी नकारात्मक प्रवृत्ति फिर से सिर उठाने लगी है। जातिवाद, क्षेत्रवाद, भाषावाद, गठबंधन की राजनीति, न्यूनतम साझा कार्यक्रम, जोड़ तोड़ की राजनीति। तो भारत की राजनीति में आज़ादी के बाद जो नवीन नवीन प्रवृत्तियां आई हैं, चाहे वो सकारात्मक हो चाहे नकारात्मक हो, इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। और आधुनिक काल के शासन व्यवस्था में जो जो परिवर्तन है वहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। और औद्योगिकरण, इंडस्ट्रियलाइजेशन, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन आज़ादी के पूर्व, हालांकि आज़ादी के पूर्व बहुत इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ इंडिया में, ठीक है, लेकिन आज़ादी के बाद जो इंडस्ट्रियलाइजेशन सब इंडिया में हुआ है, खासकर 5 ईयर प्लान के अधीन, ये हिस्टोरिक टॉपिक ही माना जाता है। तो ये ब्रिटिश पीरियड में और मेनली आज़ादी के बाद जो औद्योगिकरण की घटना घटी है उनके बारे में पढ़ना है। वहाँ से प्रमुखता से प्रश्न आएंगे। और गांधी जी के नेतृत्व में स्वाधीनता संग्राम, तो आप जानते हैं कि गांधी जी के नेतृत्व में 3 गो सत्याग्रह हुआ और 3 राष्ट्रीय आंदोलन हुआ। तो 3 सत्याग्रह जो हुआ, जिनमें चंपारण सत्याग्रह, अहमदाबाद सत्याग्रह और खेड़ा सत्याग्रह, तो यह क्षेत्रीय सत्याग्रह था। और गांधी के नेतृत्व में 3 राष्ट्रीय आंदोलन हुए। सबसे पहला 1920 में असहयोग आंदोलन, अंग्रेजी में कहते हैं नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। दूसरा 1930 में सौजन्य अवज्ञा आंदोलन, अंग्रेजी में कहते हैं सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। और तीसरा 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट। तो ये तीनों राष्ट्रीय आंदोलन स्वाधीनता संग्राम थे। हालांकि क्षेत्रीय सत्याग्रह का भी अपना महत्व है, इसको भी इग्नोर नहीं करें, लेकिन मुख्य रूप से इन तीनों राष्ट्रीय आंदोलन पर ध्यान रखें जो गांधी के नेतृत्व में चला था, जैसा कि आपका सिलेबस क्लियर बता रहा है। और यहाँ तक मॉडर्न इंडिया से रिलेटेड टॉपिक्स हैं, तो आप समझ सकते हैं कि जीएस के सेक्शन में मॉडर्न इंडिया से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पूछे ही जाएंगे, जैसा कि सिलेबस आपका बता रहा है। इसके बाद भारतीय राज व्यवस्था और अर्थव्यवस्था। तो राज व्यवस्था का मतलब पॉलिटी, या सरल शब्दों में समझें शासन की व्यवस्था और संविधान। तो भारत के संविधान के बारे में सरसरी निगाह से पढ़ जाएं। और इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी, भारत के अर्थव्यवस्था के स्वरूप के बारे में और अर्थव्यवस्था की जो प्रवृत्तियां हैं उनके बारे में पढ़ें। तो संविधान और इकोनॉमी, और इसमें सामान्य विज्ञान और कंप्यूटर अनुप्रयोग। तो आजकल कंप्यूटर जो है यह विज्ञान का ही अंग है, और कंप्यूटर का जो एप्लीकेशन है एवरीडे लाइफ में,
आज के समय में कोई भी ऐसी संस्था या कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो बिना कंप्यूटर का काम कर सके। सामान्य से सामान्य व्यक्ति, माने एक सामान्य गृहिणी को भी देखिएगा कब वो इस उपकरण का सहारा लेने लगी हैं, तो समझिए कि हर जगह इसका प्रसार हो गया है, तो जीएस में क्यों ना हो। तो जनरल साइंस के अलावे कंप्यूटर के जो एप्लीकेशंस हैं, जो एवरीडे लाइफ में, जैसे कुछ मेन प्रोग्राम हैं, कुछ मेन लैंग्वेजेज हैं, इन सब को ध्यान में रखें, सॉफ्टवेयर के बारे में और हार्डवेयर के बारे में। तो बहुत सारे सवाल आपके बनेंगे। और जनरल साइंस में जो एवरीडे लाइफ की जो घटनाएं होती हैं वैज्ञानिक, उनके बारे में, इस सब का आधार एनसीईआरटी है। और एक्चुअली क्या होता है कि यह एक अलग सेक्शन है, औद्योगिक संबंध, इंडस्ट्रियल रिलेशन और श्रम कानून, लेबर एक्ट। लेकिन इसको हम लोग जीएस में ही लेके चलते हैं। और देखिए कि हम लोग के बिहार में बीपीएससी में जब मुख्य परीक्षा में जब सब्जेक्ट, अब इस बार से सब्जेक्ट ख़त्म कर दिया है, ख़त्म नहीं किया है, अब रिटेन ख़त्म करके ऑब्जेक्टिव कर दिया है। तो यहाँ का बड़ा ही फेमस विषय हुआ करता था LSW, लेबर एंड सोशल वेलफेयर, उसी से रिलेट करता है। और इंडस्ट्रियल रिलेशन से संबंधित क्या क्या घटनाएं भारत में कानून बनाई गई हैं सरकार द्वारा, और लेबर के वेलफेयर के लिए कौन कौन सा एक्ट बनाया गया है, जैसे फैक्ट्री एक्ट, कारखाना अधिनियम 1948 में बनाया गया, कर्मकार क्षतिपूर्ति अधिनियम, ये एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड एक्ट, भविष्य निधि अधिनियम, जिसके तहत एम्प्लॉय को भविष्य निधि या प्रोविडेंट फंड में उनके पैसे कट के जमा होते हैं और वो रिटायरमेंट के बाद मिलते हैं, उनका क्या प्रोविज़न है। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, कर्मकार क्षतिपूर्ति अधिनियम, कारखाना अधिनियम, मजदूरी भुगतान अधिनियम। तो ये सब जो लेबर एक्ट हैं उनके बारे में पढ़ना है। और इंडस्ट्री के रिलेशन को बेहतर करने के लिए, क्योंकि जानिए इंडस्ट्रियल रिलेशन का मतलब होता है दो पक्ष के बीच, वैसे अब तीन पक्ष के बीच रिलेशन होता है, क्योंकि इंडस्ट्रीज में दो पक्ष होते हैं। प्राइवेट में नियोक्ता जो नियुक्त करते हैं और कर्मचारी। नियोक्ता को प्रबंधक कहते हैं, जो मैनेजरियल रैंक में मैनेजमेंट कंपनी का संभालते हैं, जो कैपिटल लगाते हैं। तो जो प्रबंधक वर्ग के लोग हैं वो, और दूसरे श्रमिक, क्योंकि प्रबंधक नीति का निर्माण करते हैं और श्रमिक उसको लागू करते हैं। तो दोनों के बीच अगर संबंध बढ़िया नहीं हो तो इंडस्ट्रीज कभी आगे नहीं बढ़ेगा, इकोनॉमी कभी आगे नहीं बढ़ेगा। तो प्रबंधक और श्रमिकों के बीच, प्रबंधक वर्ग या मालिक वर्ग और श्रमिक वर्ग के बीच संबंध को बेहतर बनाने के लिए जो जो प्रयास किए गए हैं सरकार द्वारा वो, और इसमें प्रबंधक और श्रमिक पक्ष के अलावे एक सरकारी पक्ष भी आजकल शामिल है, जो अपनी तरह से हस्तक्षेप करके दोनों के बीच बेहतर संबंध को बनाने का प्रयास करती है। तो इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर एक्ट को जरूर पढ़ें, और इसमें 7 से 8 क्वेश्चन रहते हैं बच्चे लोग। तो बहुत ही महत्वपूर्ण और सरफेस में, बहुत गहराई में नहीं। एक्ट का मेन जो प्रोविज़न है और एक्ट कब पास किया गया और क्या एम है, बस इतना ही, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है। इसके बाद करंट अफेयर्स, एक कॉमन होता है, 7-8 क्वेश्चन इसमें से भी रहते हैं। और इसके बाद डेवलपमेंट से रिलेटेड जो मुद्दे हैं, जो मैटर्स हैं कंट्री के, उनसे रिलेटेड। तो अगर आप इन टॉपिक्स को जो मैंने बताया है, अगर जब टॉपिक के हिसाब से पढ़ें, साइंटिफिक तैयारी करें, तो कम समय में मैक्सिमम को गेन कर सकते हैं। इस सब के लिए आप जिस सामग्री जो आपको उपयोगी लगे, कोशिश तो वही करना है कि स्तरीय सामग्री को पढ़ा जाए, एनसीईआरटी को पढ़ा जाए। खास करके आप इंडियन जो मॉडर्न इंडिया है, ये तो ज़रूर एनसीईआरटी से पढ़ें। और करंट अफेयर्स के लिए जो मैगजीन आपको अच्छा लगे, अब जैसे समसामयिक घटनाक्रम के बहुत सारे मैगजीन्स आते हैं, और किसी एक को लेकर के अगर आप खास करके प्रतियोगिता दर्पण का अध्ययन करते हैं तो बहुत सारे प्रश्न आपके आसानी से बन जाते हैं। देखिए, ये सब स्थापित चीज़ है। मार्केट में कई करंट अफेयर्स के मैगजीन आए और गए, और कुछ ऐसे हैं जो अस्थायी हैं। टीचर भी कई आए और गए, और कुछ ऐसे हैं जो अस्थायी हैं। तो अस्थायी का महत्व होता है।
इसलिए बेहतर होगा, ये मेरा मानना है कि प्रतियोगिता दर्पण का अध्ययन करें, अधिक से अधिक उपयोगी सामग्रियाँ मिलेंगी और फिर अवसर मिलने पर मैं इन टॉपिक से रिलेटेड कुछ मटेरियल को लेकर के उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।